हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो तुम्हें मैंने डीपीपी दे रखी है पहले इनइक्वालिटीज की, उसमें जहां तक मुझे याद है सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, आगे के जो दो टॉपिक हैं उनके ऊपर सवाल नहीं है। तो थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। मैं तुम्हें आज शाम तक या दोपहर तक, जब भी, फंक्शंस की जो 12th की डीपी जो मॉड्यूल है, जो 12th का, ठीक है, फंक्शंस चैप्टर का जो 12th का मॉड्यूल है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक्चुअली फंक्शंस 12th में आता है। जितना हमें काम आता है उतना हम 11th में पढ़ते हैं, खासकर मोड और लोग काम आता है। लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं, तो मैं वो मॉड्यूल आज डाल दूंगा ग्रुप में। उस मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा जो सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के हैं। जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा सिर्फ वो करोगे, इधर उधर मत मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि फंक्शंस हम बिल्कुल भी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनसे रिलेटेड जो थोड़े बहुत सवाल बनते हैं वो कर रहे हैं अभी। मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू, इन टू, पीरियोडिक, उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन, दो वेरिएबल में, वो बहुत कुछ है, वो सारा कुछ 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना करें कि केवीपीवाई में थोड़ा काम चल जाए हमारा, और जितना हम फिलहाल अभी सीख सकते हैं, जिसके लिए हमें बाकी और कुछ चैप्टर्स आने की जरूरत नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी तुम्हें करने होंगे। तो जब भी मुझे बुक उसमें से डीपीपी में से बोलने होंगे, तो मैं क्वेश्चन लिखकर ये बोलूंगा कि डीपीपी के सवाल है। अगर मुझे बुकलेट में से बोलने होंगे, तो वो मैसेज देख कर समझ जाना कि जो मैंने क्वेश्चन टाइप करके भेजे हैं वो मॉड्यूल के हैं या डीपीपी के हैं। ठीक है, तो थोड़ा उधर से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो, मतलब एक्स्ट्रा तो क्या, पढ़ तो रही है, वो उतनी देर करना है बस। तो करते हैं। पहला क्वेश्चन था अपने पास, डोमेन निकालना था एफएक्स का। बताओ भाई, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा? मानिक सही है तेरा, चल। और बताओ। ख्याति सही है, वंश सही है, तुषार सही है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 5। डोमेन निकालना था। डोमेन का मतलब हमारे पास, हम जानते हैं डोमेन का मतलब होता है एक्स क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, इंटू में था मोड ऑफ एक्स प्लस 3। सिर्फ देखने में गंदा है, बाकी आसान सवाल है। रूट के अंदर था सिग्नम एक्स माइनस 1, और साथ में था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो डोमेन निकालने का मतलब मैंने क्या बताया था, दोबारा बोलूं, एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, या फिर उसको निकालने का एक आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि हम उन वैल्यूज को हटा दें जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो काम की नहीं है, जहां जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, अगर मैं उन वैल्यूज को हटा दूं तो मेरे पास डोमेन बचेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि पहली बात तो डिनोमिनेटर वाला ये वाला जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इस रूट के अंदर वाला नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इस रूट के अंदर वाला नंबर भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके कायदे से तो हमें सब कुछ सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर एक अच्छी सी बात दिख रही है। मैं जानता हूं कि रूट के अंदर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये नंबर जीरो भी नहीं हो सकता। कारण, अगर ये नंबर जीरो हो गया तो रूट जीरो जीरो आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब नंबर नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इस नंबर को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिग्नम एक्स को 1 से बड़ा ही होना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि सिग्नम एक्स की जो रेंज है वो है -1, 0 और 1। मतलब सिग्नम एक्स कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता। इसका मतलब ये वाला रूट कभी डिफाइंड नहीं होगा। अब तुम कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर लो, मान लो तुमने एक्स की वैल्यू 5 पुट करी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो हमेशा दिक्कत रहने वाली है ना। तो हम एक्स की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर पाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? डोमेन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू 5। समझ में आया? बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो। थोड़ा अजीब लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ था जी एफ एक्स इज इक्वल टू, रूट के अंदर ये था 1/2 माइनस सिग्नम एक्स। दोबारा मैं ये चाहूंगा कि रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बस मुझे इतना काम करवाना है, उससे मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो 1/2 माइनस सिग्नम एक्स जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि सिग्नम एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 आएगी। ठीक है, अब मैं जानता हूं सिग्नम एक्स की तीन पॉसिबल वैल्यू है। एक तो है -1,
-1 जो होगा वो 1/2 से छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब जब सिग्नम x -1 होगा वो x मेरे काम का होगा। सिग्नम x -1 कहां पर होता है? नेगेटिव x पर। मतलब x आएगा -∞ से 0। ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 0 पर सिग्नम x कितना होगा? 0 होगा। 0 भी 1/2 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 को इंक्लूड कर लूं तब भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने 0 पर क्लोज लगा दिया। ये काम भी हो गया। अब मान लो मैं x की वैल्यू रखूं पॉजिटिव नंबर। x को पॉजिटिव रखने से क्या होगा? सिग्नम x की वैल्यू आएगी 1। 1 1/2 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब वो वाला पोर्शन रिजेक्ट हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ 0 -∞ से 0 वाला पार्ट चाहिए होगा। 0 से बड़ा पार्ट जो है यानी पॉजिटिव नंबर से, वो नहीं चाहिए हमें। ये आंसर आएगा। और इसके बाद अपने पास था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में था h ऑफ x इज इक्वल टू रूट x -3 इंटू रूट x -4। हमें इसका डोमेन निकालना था। पहले दो समझ में आए ना भाई, क्या करें? प्लीज रिपीट सेकंड। भूमि, यहां पर सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि रूट के अंदर वाला नंबर हमारे पास क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 माइनस सिग्नम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिग्नम x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1/2। अब अगर सिग्नम की वैल्यू हमें 1/2 से छोटी चाहिए, हम जानते हैं सिग्नम की 3 पॉसिबल वैल्यू आती है, और वो आती है -1, 0 और 1। तो -1 जो वैल्यू है वो भी 1/2 से छोटी है, 0 भी वैल्यू जो है वो 1/2 से छोटी है। सिग्नम x -1 तब होगा जब x नेगेटिव होगा। नेगेटिव को लिखने का तरीका -∞ से 0। अगर x 0 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्नम 0 0 होता है और 0 1/2 से छोटा होता है, तो 0 को भी इंक्लूड कर लिया। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो सिग्नम x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 1/2 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। इसलिए पॉजिटिव नंबर मुझे नहीं चाहिए होंगे, सिर्फ 0 तक नंबर चाहिए होंगे, -∞ से 0। ये बात हुई है। अगले वाले सवाल का आंसर बताओ क्या आएगा? नहीं आर्यन, ये नहीं आएगा। नहीं मानिक। बेसिकली मैंने ये सवाल दिया क्यों था? सिग्नम का सवाल तो ऑब्वियसली है नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का सही भी आंसर। ये क्वेश्चन मैंने दिया क्यों है? मैं एक स्टेप्स कर रहा हूं, नोट मत करना अभी, क्योंकि उसके बारे में कुछ बात करनी है। मैं इस सवाल को इस तरीके से सोल्व कर सकता हूं कि मैं लिख लूं h ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं वो सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, इस तरीके से रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x -3 इंटू x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, ये आएगा। यानी यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। मैंने ये चीज लिखी। मेरा सवाल तुमसे ये है कि जो मैंने लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है? सही है तो कैसे सही है, गलत है तो क्यों गलत है? रीजन के साथ। मैं पुरानी चैट भी पढ़ लूं, क्या लिखा था तुम लोगों ने? वो पहले जो दो सवाल हमने करे हैं उनमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। गोपिका कह रही है गलत है, विदुर कह रहा है गलत, तुषार गलत। कारण क्या है गलत होने का? या अगर कोई कह रहा है कि सही है तो वो भी बताओ कि सही है और कैसे सही है। 0 हो जाएगा रूट के अंदर। गोपिका 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा था, वहां पर डिनोमिनेटर में 0 आया था। रूट के अंदर वाला नंबर अगर 0 हो जाए तो क्या दिक्कत है? रूट 0 0 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। गौतम, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। सरोंग, एज इफ वी टेक 3 into -4 वुड बी नेगेटिव। तेरा डाउट समझा नहीं भाई मुझे। मतलब मस्किन तेरी बात नहीं समझा मैं। शायद तू वही कहना चाह रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं। वंश ने सही बात बोली है। तरनदीप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देवान बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गोपिका सही बोल रही है। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो चीज लिखी है और ये जो चीज लिखी है, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? पहले तो इस चीज का भी जवाब दो। ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात है?
तेजस कह रहे हैं सही है, गोपिका कह रही है गलत है। और बताओ, बाकी बताओ, सब अपनी अपनी राय बताओ ताकि मुझे पता चले क्या सोच रहे हो। ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब इसीलिए सवाल दिया था कि हम कभी कभी ये काम कर देते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। याद करो, मैंने काफी टाइम पहले तुम्हें ये बताया था कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और एक्स दोनों अलग अलग हैं, याद है? हमने कहा था सोल्व करने के लिए हम ये कभी कभी जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर एक्स को जीरो पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्स को जीरो पुट करने से दिक्कत आ जाएगी, जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वही पंगा यहाँ पर है, दो नंबर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव बनाना और दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली पॉजिटिव बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मेरा आंसर मैंने यहां पर ये निकाला है, सपोज करो मैंने यहां से x की वैल्यू, क्योंकि चेक करो x की वैल्यू जीरो पुट करें, मान लो x की वैल्यू जीरो पुट करें, इस इंटरवल में आ रही है ना, 3 से छोटी है। अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो ये बनेगा माइनस का 3, ये बनेगा माइनस का 4, -3 इंटू -4 बनेगा प्लस का 12। रूट के अंदर 12 आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज डिफाइंड है। लेकिन ये जो चीज है वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी ना, वो तो हम लेकर आए हैं। ओरिजिनल सवाल क्या है? ओरिजिनल सवाल में अगर तुम x को जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा रूट के अंदर -3 इंटू रूट के अंदर -4, और रूट के अंदर क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता, इस वजह से ये चीज गलत है। तो उस बात का ध्यान रखना, डोमेन वगैरह निकालते वक्त तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम अलग अलग ही सोल्व करो, इनको मल्टीप्लाई करके एक जैसा मत बना लो। और अगर बना रहे हो तो फिर एंड में आंसर बनाते वक्त, आंसर लिखते वक्त तुम्हें वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है? और वो हम करते भी आए हैं और आगे भी कभी कभी करेंगे कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। लेकिन जब हम करेंगे तब हमें उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहीं गड़बड़ आ सकती है और उस गड़बड़ को हमें दूर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सेम नहीं है दोनों, इसका डोमेन अलग आएगा। अगर मान लो ओरिजिनल क्वेश्चन ये होता कि एच एक्स इज इक्वल टू दिस, तो उसका डोमेन निकालना बिल्कुल सही है। लेकिन इस चीज का डोमेन अब हम कैसे निकालेंगे? उसका प्रॉपर तरीका क्या होगा? उसका प्रॉपर तरीका ये होगा कि मैं बोलूंगा कि मुझे दो अलग अलग रूट दिख रहे हैं। पहला रूट है x-3, तो x-3 जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस रूट को डिफाइन कर दिया। रूट को डिफाइन करने का मतलब उसके अंदर जो नंबर है उसको नॉन नेगेटिव बना दिया, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इस रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, जरूरी है। तभी दोनों रूट डिफाइंड होंगे, तभी हमारे पास काम हो पाएगा। अच्छा, ये एंड की कंडीशन मैंने सही लिखी है गलत लिखी है? एंड आना चाहिए और आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए यहां पर? क्यों? क्योंकि एंड इसलिए आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन का साइमल्टेनियसली काम करना जरूरी है। अगर ये वाला रूट डिफाइंड हो गया और ये वाला नहीं हुआ तो दिक्कत तो है ही ना। जब डोमेन निकालते हैं तो हर नंबर डिफाइंड होना चाहिए, किसी भी नंबर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो एंड आएगा। यहां पर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहां पर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर एंड है तो क्या बताया था, एंड हो तो इंटरसेक्शन लेना है और हो तो यूनियन लेना है। या तो डायरेक्ट लिख कर देख लो, नहीं तो मैं इस तरीके से बता देता हूं। ये कह रहा है कि 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? 4 से इंफिनिटी। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, 4 पर क्लोज्ड और इंफिनिटी पर ओपन। तो एक्चुअली आंसर ये आएगा। तो वो गलती मत करना जो मैंने करी थी अभी। तो इस सवाल से बस सीखने को ये था, बाकी आसान सवाल था। नोट कर लो पूरा, किसी भी तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ लो। अब नोट्स बार बार तुम्हें क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि नोट्स का हर सवाल तुम्हें पढ़ना है, थ्योरी पूरी पढ़नी है, क्योंकि ये चीज अब मैंने नोट्स में नहीं लिखवा रखी और लिखवा भी नहीं सकता, मैं क्या लिखूंगा इसमें? ऐसे तो और भी केस भी बन सकते हैं। तो इसी वजह से क्वेश्चन पढ़ा करो, जब भी नोट्स रिवाइज करो मतलब उसके क्वेश्चन भी या तो दोबारा करके देखने हैं। अगर दोबारा नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट उनको पढ़ लो कि इसमें क्या बारीकी थी। और अगर ढंग से ही नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं लंबे टाइम के लिए, तो मैंने जो गलत तरीका लिखा था वो भी लिखकर उसके ऊपर उसके नीचे लिख लो क्रॉस लगाकर कि ये तरीका गलत है और क्यों गलत है। अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में जैसे मन करे वैसे लिख लो, तभी वो चीजें याद रहेंगी। चीजें हमारे कभी कभी समझ में आ जाती हैं लेकिन 2-3 दिन बाद याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या बातें करी हैं। तो याद रखना भी जरूरी है, सिर्फ समझने से काम नहीं होगा ना। तैयारी 2 साल के हिसाब से करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
जो तुम्हें लग रहा है तुम 4 दिन बाद भूलने वाले हो, उस चीज को समझने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो हमारा 2 साल बाद ही है। सर मोड का जो होमवर्क था वो भी करा दो डिस्कस, भेज दिया तो करवा देता हूँ मैं, ग्रुप में डाला है। क्वेश्चन अपनी राइटिंग में तो जैसे भी है वो डाल दो, मैं फिर डिस्कस करूंगा ना। और इस हफ्ते टेस्ट है तुम्हारा, टेस्ट का सिलेबस मैं बता चुका हूँ, मोड से चालू करके फ्राइडे तक जितना हो जाएगा अपना। भेज दो भाई, क्वेश्चन भेज दो, मुझे याद नहीं मैं क्या लिख कर गया था उस टाइम। अच्छा ये सवाल है, इसमें था सोल्व x अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन मोड x, ये सवाल था। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इनइक्वालिटी है और मोड भी है, हम मोड में काम करना पसंद नहीं करते, मोड हटाना ही पड़ता है हमें। मोड को हटाने के लिए हमारे पास दो केसेस बनेंगे। केस वन तो ये होगा, मतलब केसेस बनाने ही पड़ेंगे, छोड़ो। केस वन तो ये होगा कि x ग्रेटर देन 0। अब याद करो, नॉर्मली तो हम आज तक कंडीशन ये लिखते हैं कि x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब अगर x पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा मोड, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो मोड x की वैल्यू आएगी x। इसको सोल्व करना हमें आता है, पिछले 15-20 दिनों से 2 महीने से यही काम कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करो, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में आएगा x इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से बनेगा x माइनस 2, शायद हाँ, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन में आएगा x इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो इनके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए। मैंने ऊपर गलती से ऊपर वाला बना दिया, तुम नीचे वाला बना देना, नीचे की तरफ। लेकिन ये चीज तभी काम करेगी ना जब ये वाली कंडीशन काम करेगी, मतलब x पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। तो इसमें कौन सा हिस्सा है जो काम का भी है और पॉजिटिव भी है, मैं दोबारा ही बना देता हूँ, ये वाला चाहिए। तो इस शेडेड पार्ट में कौन सा एरिया है जो पॉजिटिव भी है और इसको भी सेटिस्फाई करे, सिर्फ 0 से 2 वाला एरिया। तो यहां से केस 1 से मेरे पास आंसर आएगा 0 से 2। 0 पर तो ओपन लगाना ही लगाना है, 2 पर भी ओपन आएगा, क्योंकि 2 पर क्या है, सॉरी नहीं 2 पर क्यों ओपन आएगा, 2 पर क्लोज्ड आएगा, क्योंकि 2 जो है वो डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है। अच्छा अब चेक करो, ये पूरा नंबर 0 के बराबर होना अलाउड है ना, तो ये नंबर 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 हो रहा है x इक्वल टू 2 पर, वो तो इंक्लूड कर ही चुके हैं। x प्लस 1 पर भी 0 हो रहा है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तब भी तो न्यूमरेटर 0 होगा ना, तो कायदे से मुझे -1 भी इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन x इक्वल टू -1 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस वजह से इंक्लूड नहीं होगा, नहीं तो इंक्लूड होता। तो केस 1 का आंसर तो हमारे पास ये आया। इसी तरीके से केस 2 सोल्व कर लेंगे। केस 2 सोल्व करने के लिए मैं केस बनाऊंगा अब कि x जो है वो नेगेटिव है, x इज लेस देन 0। अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा तो मोड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो ये बनेगा माइनस का 1/x, इसे इधर लेकर आओ, x अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। मैं कह सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। कारण इसके पीछे, इस क्वाड्रेटिक में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेटिक तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो ये तो 0 में जाकर गायब हो गया। अगर ये 0 में जाकर गायब हुआ तो क्या बचा, ऐसा कुछ बचेगा। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, इसका रूट 0, अगले वाले का -2, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आएगा।
लेकिन ये वाला पार्ट तो आएगा, लेकिन ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए कि x लेस देन 0 हो। तो इस पूरे इंटरवल में x लेस देन 0 आ रहे, तो अगर मैं दोनों हिस्सों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 से 0। 0 पर तो ओपन ही है, इसकी वजह से -2 पर क्या होगा, -2 पर भी ओपन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये है केस 1 का आंसर, ये है केस 2 का आंसर। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा सवाल का, और वो आएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 2 तक। -2 से 0 आया, 0 से 2 आया, -2 पर ओपन है लेकिन 2 पर क्लोज्ड है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब मैं -2 से 2 जा रहा हूं तो मैंने 0 को इंक्लूड कर लिया, लेकिन 0 पर यहां पर क्या है, ओपन ओपन है, तो 0 को हटाना पड़ेगा। तो तुम अपना आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, या फिर आंसर अपना इस तरीके से लिख लो, ओपन -2 से ओपन 0 यूनियन ओपन 0 से क्लोज 2। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे आंसर लिख सकते हो अपना। ये आंसर है, कोई दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। सर क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है, हाँ गोपिका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्स वाली टर्म को, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स प्लस 2 को मत कर देना, क्योंकि हाँ वैसे एक्स प्लस 2 को भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। और यहाँ पर मतलब अगर श्योर है हम कि जो हमने एक्स की वैल्यू लिखी है वहां पर पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तेरी बात सही है, वो मैंने वही बोल दिया कि एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस 2 भी पॉजिटिव होगा। केस 1 में करना अलाउड है। समझ में आया क्या किए, आंसर मैच किया था इसका? ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा शायद, होपफुली मोड में, कि कुछ कुछ तो हमें काम करना आ गया। भले ही वो है कि हमेशा हमें छोटा तरीका ना दिखे लेकिन कर तो लेंगे, और छोटा तरीका दिख जाए तो और बढ़िया। हाँ, अब इजी लगता है ना, लेकिन अभी भी टफ तो क्वेश्चन, अब ये मत सोचना कि एक टॉपिक आ गया बस इसका कुछ भी पूछ ले। टफ क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिल सकते हैं अपने, टेस्ट में आएंगे या और बुकलेट वगैरह करेंगे उन सब में। बस ये है कि अब हमें मोड के बारे में पता सब कुछ है, कि वो हमें कुछ अलग सा वो नहीं करवा सकता कि पता नहीं क्या ही प्रॉपर्टी लगवा दे, वो है बस, वो प्रॉपर्टी लगानी आ गई अपनी को सारी। ठीक है, इतना हुआ सिग्नम वाले सवाल हो गए। सिग्नम मैंने कहा था छोटा सा ही टॉपिक है, बाकी उसके अगर मॉड्यूल में क्वेश्चन होंगे तो वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन लिखो, दो हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट सॉरी मॉड्यूलस और सिग्नम। अब लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जैसे देखो, अगर मोड ऑफ एक्स लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, इसके बारे में मैं बहुत पहले, शायद अब तो 2-3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, हल्की सी बात मैंने करी थी, बस बताया था कि होता क्या है, फिजिक्स के बेसिक मैथ्स के टाइम पर बताया था, अगर हल्का फुल्का याद आ रहा हो तो जैसे मोड को लिखने का तरीका क्या है, ये लिखते हैं। सिग्नम एक्स को लिखने का तरीका ये है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कि एक एक्स लिखो और उसके आगे पीछे ये बड़ी ब्रैकेट्स लगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब इसके 2-3 नाम और है, अगर कभी नाम बोल दे तो हमें पता हो बस, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलना बड़ा सा काम हो जाता है। इसको कभी कभी GIF भी बोल देते हैं, इनिशियल्स उठा लिए सबके। कुछ कुछ लोग इसको जिंट भी बोल देते हैं, बॉक्स भी बोल देते हैं, और इसका एक ऑफिशियल, ये तो अनऑफिशियल नाम है, बस हम अपनी सहूलियत के लिए बोल देते हैं। इसका एक ऑफिशियल नाम भी है एक और, वो है स्टेप फंक्शन। वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कि स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं इसे। तो क्या बोले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फंक्शन होगा, कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो बात करते हैं अभी। लिखने का तरीका इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, ये 3-4 इसके अलग अलग नाम है। मैं आज के बाद इसको बोलूंगा बॉक्स ऑफ एक्स या बॉक्स एक्स, बस इतना, बॉक्स एक्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखो इसकी। बॉक्स एक्स रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर
इक्वल टू और लेस देन x। ये बस इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। बॉक्स ऑफ x जो होगा वो सबसे बड़ा इंटीजर बताएगा जो या तो x के बराबर हो या x से छोटा हो। कहने का मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल से समझने से। तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी कहानी है। जैसे मान लो 8 है, इंटीजर्स में होप करता हूं कि सबको पता होगा इंटीजर्स नंबर्स होते हैं -1, 0, +-1, +-2, +-3, +-4, वो सब कुछ। तो मान लो तुम्हें 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, तो तुम पहले ये चेक करोगे कि 8 खुद इंटीजर है या नहीं है। तो 8 इंटीजर है, अगर इंटीजर होगा तो वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा, भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया जाए -3 का बॉक्स बताओ, तो -3 खुद इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -3 आएगा। मान लो तुम्हारे पास आ गया 2.7, अब तुम्हें ये सोचना है कि 2.7 इंटीजर है या नहीं है। ऑब्वियसली 2.7 इंटीजर नहीं है, लेकिन 2.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, 2 होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब ये काम करना है, अगर इंटीजर होगा तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, अगर इंटीजर नहीं होगा तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए। ये काम है इस फंक्शन का करने का। ये फंक्शन इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से अपना आंसर देगा। चलो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी जल्दी से। -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स कितना आएगा, बताओ। और अगर शिखर 3 वगैरह में मैंने ना करवाया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सारा शुरू से उतना ही करवा रहा हूँ, तब तो कुछ पढ़ाया भी नहीं था, बस इतना ही बताया था कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब तुम्हें वही सोचना है। हाँ, लगभग लगभग सबका आंसर सही है। -2.7 इंटीजर नहीं है, तो लेकिन इससे अब जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, -2.7 से छोटा इंटीजर होगा -3। इसमें बस बच्चा कभी कभी शुरू शुरू में गलती ये कर देते हैं, बाद में तो नहीं होता। इसका आंसर -2 बोल देता है, लेकिन -2 जो नंबर है वो -2.7 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हमें चाहिए होता है छोटा इंटीजर हमेशा। कुछ और एग्जांपल कर लो। ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, इन सब की वैल्यू मतलब वैल्यू बताओ इन सब की। वैल्यू बताओ इन सब की कितनी आएगी जल्दी से। लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है, जब हो जाए सारे के सारे तो डन लिख के भेज देना, क्योंकि इतने सारे इतने लोगों के नहीं कर पाऊंगा फिर मैं चेक। फिर जब मैं करूंगा तो मैच कर लेना कि सही है गलत है। बस वही ध्यान रखना है, इंटीजर है तो डायरेक्ट बाहर, इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर, बस। हाँ तमीश, बिल्कुल इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 0 आ सकती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। 3.14 ऑब्वियसली इंटीजर नहीं है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा, 3 आएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.7, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.7। 0.7 इंटीजर नहीं है, लेकिन 0.7 से जस्ट छोटा इंटीजर 0 है। ई की वैल्यू किसी टाइम पर बताई हुई है मैंने, नेपियर्स कांस्टेंट होता है 2.71। 2.71 इंटीजर नहीं है, लेकिन उससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा 2। सिमिलरली इसकी वैल्यू 0 आएगी।
√7 का मतलब कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, -1.9 वाले की -2, इसकी वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू -1। किसी भी पार्ट में दिक्कत है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिख के भेज दो जल्दी से, अगर कोई भी आंसर मैच नहीं करा या किसी में दिक्कत है तो जल्दी से। 8th वाले में देख भाई, कोस पाई का मतलब होता है, पाई रेडियन का मतलब होता है कोस 180 डिग्री। अब ये इसीलिए बता रहा हूं मैं, मतलब क्वेश्चन दिया कोस की वैल्यू याद करवाने के लिए कि यहाँ पर 1 होती है, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू जब मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था तब बताई थी 0 -1 होती है। तो -1 इसकी वैल्यू आएगी, -1 खुद इंटीजर है तो वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है तमीश, विदुर का है 4th 1 2 3 4 साइन π/4, π/4 रेडियन हमने कहा था 45 डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 45 डिग्री कितना आएगा, 1/√2 आएगा। 1/√2 की ऑलमोस्ट वैल्यू होती है 0.7, मैंने उल्टा लगा दिया, वो देखना 0.7 इंटीजर नहीं है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0 के इक्वल। थर्ड फिर से बता दो, थर्ड में क्या है, ई नेपियर्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू लिखवाई थी 2.7 होती है ऑलमोस्ट। 2.7 खुद इंटीजर नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उससे छोटा नंबर आएगा। 2.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 2 है, तो आंसर 2 आ गया। आशुतोष फिफ्थ में भाई कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 √7 है, -√7 है, पहले -√7 का मोड लगाया हुआ है, तो -√7 का मोड लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। ठीक है, अब √7 मुझे पता है 2 पॉइंट समथिंग होगा ना, 4 का रूट लेने से 2 आता है और 9 का रूट लेने से 3 आता है, तो √7 इन दोनों के बीच में होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट समथिंग जो है वो इंटीजर तो है नहीं, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन आएगा, 2 आएगा। और कोई डाउट हो या इनमें जो बताए हैं दोबारा इनमें कोई डाउट हो, बढ़े आगे। चलो एक चीज ट्राई करके देखोगे अपने आप, जैसे मैंने तुम्हें मोड एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया था, v बनता है, फिर मैंने तुम्हें कल सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया था कि कैसे बनाते हैं। 5 मिनट दे रहा हूं, कोशिश करो, नहीं बन रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाने की, गूगल से ढूंढ के मत करना बस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा एक बार ट्राई करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, तसल्ली से आराम से रफ नोटबुक में बनाना, फिर मैं दोनों लिख जाना, सोचो दिमाग लगाओ, होना क्या चाहिए इसके साथ। सर स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं भाई, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बहुत सारी बनेगी, और एक्चुअली लाइन सेगमेंट्स बनेंगे बहुत सारे, बता लिया। तेजस ने कहा इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ, नहीं भाई, हर फंक्शन ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हर ग्राफ, हर फंक्शन, नो सच ग्राफ पॉसिबल, ना भाई ना, ग्राफ हर फंक्शन का बनता है, अजीब बने अच्छा बने वो बात अलग है। तरनदीप स्टेप्स बनेंगे बिल्कुल से, हाँ इनफाइनाइट मैनी लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, ग्राफ तोड़ तोड़ कर भी बन सकता है जैसे कल हमने सिग्नम का बनाया। अब सोच के देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना, मैं अलग अलग इंटरवल में काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने इंटरवल लिया कि मान लो x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, थोड़ा समझने की कोशिश करना, हो सकता है शुरू में हल्का सा अजीब लगे, बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर x 0 से 1 के बीच में आएगा तो इस पूरे इंटरवल में बुक्स ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी। ये सोच के देखो, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 खुद इंटीजर है तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब 0 से 1 तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 है ही। अब 0 से 1 के बीच में तुम कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उससे छोटा इंटीजर कौन होगा, 0 ही तो होगा ना, उससे जस्ट पहले कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 से लेकर 1 तक हर नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही आएगी, पक्की बात है। या इसे इस तरीके से समझ लो, मान लो मैंने 0 से 1 के बीच में 0.4 लिया, 0.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है नहीं, उसे सॉरी 0.4 इंटीजर तो है नहीं, तो उसे जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0.9 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। 0.9999 इसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन जैसे ही मैं 1 पर पहुंचा, अगर मैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो वो कितना आएगा,
1 खुद इंटीजर है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसलिए मैंने यहां पर 1 को इंक्लूड नहीं करा। अगला इंटरवल में लूंगा 1 से लेकर 2 तक। अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 1 है, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, वही सेम लॉजिक से जहां से पहले निकाले थे। 1.2 1.7 1.8 1.9 1.99999 सबका ही ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 पर पहुंचा 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2, इसलिए मैंने 2 पर ओपन लगाया। तो अगला इंटरवल में लिखूंगा 2 से लेकर 3 तक। इस पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। तो ये वैल्यू इस तरीके से चेंज होती जाएगी। और जब हम एक इंटीजर को क्रॉस करेंगे, जैसे यहां पर किसको क्रॉस करा 1 को, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर 2 को क्रॉस करा, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसी मान लो मैं पीछे काम करूं, मैंने x की वैल्यू ली -1 से 0, पहले वाले पर क्लोज आता है, अगले वाले पर ओपन आता है। सोच के देखो -1 से 0 तक कोई भी नंबर उठा लो, उस नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। मतलब इस तरीके से काम करते हैं। पहले तो इतना बताओ, जो ये तोड़ तोड़ कर लिखा है ये समझ में आया क्या करें? ग्राफ तो भी बनाते हैं, क्योंकि इसी में दिक्कत है तो पहले ये क्लियर करवाना पड़ेगा। जल्दी से बोलो अगर डाउट है तो। सही है। इंटरवल और भी बनेंगे, फिर 3 से 4 4 से 5, लेकिन सारे के सारे तो हम लिख नहीं सकते, तो मतलब भी नहीं उस चीज का। बेसिक समझना है हमें बस। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो व्हाइट से बनाऊंगा वो ग्राफ है। जिसका ग्राफ हमें बनाना होता है उसको y के इक्वल लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0 से 1 के बीच में। y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू 0 क्या बनेगा? y इक्वल टू सम कांस्टेंट है। कल भी हमारी बात हुई थी कि अगर y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बताया था। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या x एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस ही होती है ना, तो बनेगी x एक्सिस, लेकिन पूरी x एक्सिस नहीं चाहिए हमें। x एक्सिस सिर्फ तब चाहिए जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 पर क्लोज्ड 1 पर ओपन। तो 0 पर तो वैल्यू आएगी 0, 0 से 1 तक लगातार x एक्सिस बनती जाएगी, लेकिन 1 पर हमने क्या लगाया हुआ है? ओपन। तो 1 पर आ जाएगा ओपन। पहले तो ये वाला एक लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। जैसे ही मैं 1 पर पहुंचा, अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया? 1 आ गया, मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये नंबर जंप मार के पहुंचेगा यहां पर। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। बताया था ओपन क्लोज का पंगा, वो वाला पंगा। अब 1 से लेकर 2 तक लगातार y की वैल्यू कितनी है? 1 है। y इक्वल टू 1, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कुछ इस प्रकार की। ये डॉटेड बनाना, इसको सॉलिड लाइन मत बना देना। लेकिन यहां पर 2 के ऊपर क्या है? ओपन है, तो इसका मतलब यहां पर ओपन सर्कल बनेगा। जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे हम, जैसे 2 से अगर जस्ट पहले है 1.9999999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 2 पर पहुंचे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जंप मार के पहुंच जाएगा 2 पर, यहां पर। तो ये ओपन सर्कल डार्क सर्कल कहां आएगा, वो भी सारा खेल है। 2 से 3 के बीच में लगातार y की वैल्यू कितनी है? 2 है। दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो 2 से 3 के बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 पर ओपन आएगा, फिर 3 पर जंप मार के यहां पर पहुंचेगा, फिर 4 तक चलेगा। जैसे ही 4 हुआ, 4 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो इस तरीके से ये बनता जाएगा, इस तरीके का ग्राफ। थोड़ा पीछे आते, -1 से 0 के बीच में y की वैल्यू कितनी है? -1। तो y इक्वल टू -1 नाम की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। यहां पर आएगा ओपन, यहां पर आएगा क्लोज्ड। फिर अगले वाले में थोड़ा और एक्सटेंड कर दो। पहले y की वैल्यू -1 थी, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो -2 आ जाएगी। फिर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो -3 आ जाएगी। ये कहानी चलती जाएगी, और इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है स्टेप फंक्शन, क्योंकि तुम देख सकते हो सीढ़ियों की तरह, स्टेयर्स की तरह आ रहा है। तो स्टेप फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं इसे। समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ, लैडर जैसा कह लो, कैसे मर्जी, मतलब स्टेयर्स कहना ज्यादा सही। लैडर तो सीधा होता है ना। तो ये इसका ग्राफ है। अब तुम्हारे मन में ये वहम नहीं आना चाहिए कि हम क्या करें, ग्राफ का सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ कैसे पूछेगा, लेकिन तब भी पता होना चाहिए हमें हर चीज।
तभी हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ कुछ भी सवाल आ जाए हम कर लेंगे, हमें उसके बेसिक्स पता है। विदुर सर नेगेटिव वाला पार्ट समझा दो वापस। नेगेटिव वाले पार्ट में भाई वही दिक्कत है, जैसे देख मैंने वो लिखा नहीं ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान ले मैं x की वैल्यू ले लूं -2 से -1। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -2। अब तो -2 से -1 तक कोई भी वैल्यू ले ले, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही आएगा। तो जब x -2 से -1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। y की वैल्यू -2, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, y इक्वल टू -2 था। फिर y इक्वल टू -3, क्योंकि -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? -3 है। -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा? -3 आएगा। -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा? -3 आएगा। तो यही बनता रहेगा। तो एक एक स्टेप नीचे आता जाएगा, या उस तरफ से जाए तो एक एक स्टेप ऊपर आता रहेगा। चलो, ग्राफ बन गया अपने पास। जब भी हम फंक्शन पढ़ते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं, फिर उसके एग्जांपल देखकर, फिर कुछ एग्जांपल देख लिया हमने, फिर ग्राफ बनाते हैं। अगली बात हम किसके बारे में करते हैं? डोमेन और उसकी रेंज के बारे में। तो तुम सोच के बताओ, इसका डोमेन क्या आएगा और इसकी रेंज क्या आएगी? क्योंकि हर फंक्शन का डोमेन रेंज तो पता होना चाहिए ना अपने को। डोमेन का मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, और रेंज का मतलब y क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। बताओ सोच के। ठीक है, तनिष सही है, गौतम थोड़ा गलत है, रेंज में थोड़ा गलत है, मस्कीन सही है, नहीं अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। W में सारा कुछ नहीं आ रहा ना, सोच के देख एक बार। कनिष्का सही है, अक्षित सही है, हाँ अब सही है गौतम, गोपिका सही है, आशुतोष सही है, विदुर सही है, ईश्वर जोत सही है, आयान सही है। डोमेन के साथ साथ रेंज भी बतानी है वैसे। हाँ नदम, जो तूने रेंज लिखी है बच्चे, उसको उसका एक नाम रखा हुआ है हमने, सेट्स के दौरान रखा था हमने उसका नाम। डोमेन का मतलब होता है एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। एक्स तो सारी वैल्यू ले सकते हैं ना, क्या ही दिक्कत है? तुम कोई भी नंबर उठा लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो। अगर कोई तुमसे बोले कि 105.4 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। पाई है, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो। तो हर पॉसिबल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो, मतलब एक्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता हो, तो उसका डोमेन क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब वाई क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। वाई क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब तुम सोच के देखो, हमेशा हम बात ये कर रहे हैं कि इंटीजर है तो इंटीजर बाहर निकाल दो, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर बाहर निकालो। तो मैं कह सकता हूं ना कि y की जो वैल्यू आएगी वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही आएगी। जैसे चेक कर लो, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इन सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर वाले सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? या तो z से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर i से। ये बात हमारी सेट्स में हुई थी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले का डोमेन आता है r के बराबर, और रेंज आती है z या i, जो मर्जी लिखना चाहो एक ही बात है। तरनदीप, जो तूने q लिखा है, q का मतलब होता है बच्चे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में तो 1/7 भी आता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 1/7 के बराबर नहीं हो पाएगा। जल्दी से नोट करो, अगर नोट करने वाला है तो, और कुछ दिक्कत है पूछो। फिर इसकी इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ते हैं, या इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। अच्छा एक बात और, संडे को तुम्हारा टेस्ट है, सैटरडे को फिजिक्स केमिस्ट्री की या तो तुम्हारी क्लास है नहीं, अगर है तो डिस्कशन क्लास है। मैं चाहता हूँ कि अपनी रेगुलर क्लास रखें, रखनी है? पढ़ लोगे? मतलब तुम्हारे ऊपर, अगर तुम रो दोगे कि नहीं हमें टेस्ट की तैयारी करनी है तो टाइम चाहिए, तो बात अलग है। पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छे है, क्योंकि जितना हमें टाइम मिलेगा सिलेबस पढ़ने के लिए, उतना डिटेल में उतना अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होगा तो अच्छे से नहीं कर लेंगे, करेंगे। कहने का मतलब होता है उसमें 2 एग्जाम्पल और फालतू हो जाएंगे, थोड़ा आराम आराम से कर सकते हैं। लगा लोगे? अच्छा दूसरी बात, अब हो सकता है कि मैं 1.5 घंटे की भी क्लास ले लूँ, उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, वो मेरे भी टाइम टेबल पर डिपेंड करता है। नहीं, तेजस टेस्ट से इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, ठीक है तेरी बात, लेकिन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 1.5 2 घंटे की क्लास ले लूँ, 2 घंटे की तो नहीं लूंगा, 1.5 घंटे की हो सकता है ले लूँ बस। ठीक है, लेकिन सैटरडे को जो पढ़ाऊंगा वो टेस्ट में नहीं आएगा, वो उसकी चिंता मत करना। मतलब वो तो टेस्ट में नहीं आएगा, तो ये भी मत सोच लेना कि संडे को टेस्ट होगा तो
आके लेक्चर देख लेंगे, क्लास अटेंड करनी है। हो गया नोट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे हमने मोड की काफी सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी कि मोड एक्स अगर ए के बराबर है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा, अगर मोड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है तो एक्स माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, वो सारी कहानी। वैसी कुछ कहानी हम पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। जैसे पहला लिखो, मान लो तुम्हें कोई बोल दे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो एन के बराबर है, यहां से तुम एक्स की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? सोच के बताओ। एक मिनट रुको, पहले तो ऊपर एक कंडीशन लिखा लो, लिख लो कि जहां पर भी मैं एन बोल रहा हूं वहां पर एन जो है वो एक इंटीजर है। सिर्फ इंटीजर के बारे में काम करते हैं फिलहाल, इंटीजर नहीं होगा तो वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, लेकिन एन लिखा हुआ है तो इंटीजर है। अगर मैं तुमसे बोल दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एन है, तो यहां से एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, सोच के। नहीं, सबका गलत है। सोचो, आराम से सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं प्रज्ञा, नहीं हो रहा हो, एक एग्जांपल लेकर चलो। आर कैसे आ सकती है? कुछ बच्चे आर आर तो आ ही नहीं सकती ना। यहाँ पर एन फिक्स्ड है। अच्छा, मेरी भी वो गलती है, मैंने भी एक्सप्लेन नहीं करा। मान लो एग्जांपल दे देता हूं, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 7 है, एन फिक्स है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। अगर बॉक्स ऑफ एक्स को 7 बोल दूं तो अब बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, इस तरीके से बताओ। चलो आंसर पहले। अनुराग कह रहे हैं प्लस माइनस 7। नहीं बच्चे, माइनस 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो माइनस 7 होता है। मुझे ऐसे एक्स चाहिए जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आए। कौन कौन से नंबर है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगा? बहुत सही, अब आंसर सही आने चालू हुए हैं कुछ कुछ के। कनिष्का, तरनदीप, नहीं तरनदीप पता नहीं तूने क्या लिख रखा भाई। नदम सही है, तमीश, अंकित, हाँ। मैं ये कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, मैं कह रहा हूं कि अगर एन इंटीजर है तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन से लेकर एन प्लस 1 तक। सोच के देखो एक बार, मान लो ये चीज मैं सेम चीज यहां पर लगाऊं तो एक्स की वैल्यू एन यानी नेचुरल नंबर 7, 7 से लेकर 8 तक। तो सोच के देखो, सही तो है, 7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगा। 7 से 8 तक तुम कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 ही आएगा। कह सकता हूं मैं ये बात? सिर्फ 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 ही आएगा, इसी वजह से 8 पर ओपन लगाया। यहां पर भी चेक करो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 से लेकर 2 प्लस 1 3 तक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 से लेकर 1 प्लस 1 2 तक है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ग्रेटेस्ट x की वैल्यू 0 से लेकर 0 प्लस 1 यानी 1 तक है। और नेगेटिव के लिए भी सेम काम होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 है तो x की वैल्यू -1 से लेकर -1 प्लस 1 तक है, यानी 0 तक। और लेफ्ट वाले में क्लोज्ड इंटरवल है और राइट वाले में ओपन इंटरवल है। तो x की वैल्यू n से n प्लस 1 तक आएगी, जहां पर n क्या होगा, n पर क्लोज होगा, और n प्लस 1, सॉरी क्या बोल रहा हूं, n प्लस 1 पर ओपन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ आयन, जो तू कह रहे हैं ना 7 से 7.99999, उसको ही ढंग से लिखने का तरीका मैथ्स में 7 से 8 और बस 8 पर ओपन लगा दे। अच्छा, मान लो कोई तुमसे ये बोल दे कभी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 6.4 है, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर बताओ मुझे, x की वैल्यू बताओ। नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आ सकती है। 6.4 इंटीजर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अब इसको लिखना चाहो तो साइड में एक जगह लिख लो, नहीं तो हम इतनी बात समझते हैं, वो हम साथ के साथ भी बता सकते हैं उसे। कैसे लिखूं? यहां पर इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ऐसे लिख लो, इफ बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा is not an integer,
then x belongs to 5. एक नोट की तरह लिख लो, अगर बॉक्स ऑफ एक्स अल्फा के बराबर हो और अल्फा इंटीजर के बराबर ना हो, नॉन इंटीजर नंबर है कोई, तो बॉक्स ऑफ एक्स नॉन इंटीजर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब एक्स की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब उसका आंसर आएगा 5। अब वही फंक्शन पर चीजें डिपेंड कर रही हैं। बॉक्स ऑफ एक्स को भले ही हमने 7 रखा, लेकिन उसका आंसर जो आएगा वो पूरा का पूरा एक इंटरवल आएगा 7 से 8 वाला, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन में एक ही आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि चीजें कुछ अलग पड़ रहे हैं। चलो ये बताओ, अगर कोई आदमी तुमसे ये कह दे कि बॉक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो n या n से बड़ी है, इसका आंसर बताओ क्या आना चाहिए सोच के। भले 2 मिनट ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन सोच के बताओ, तुक्के नहीं मारने। और n इंटीजर है, जब भी मैं n लिखूंगा वो n अपने आप इंटीजर है, ठीक है। अगर बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो x की वैल्यू क्या होगी? पहले बता दूं, इंटरवल आएगा 2 3 4, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, और n कांस्टेंट है। तनीश सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नहीं गौतम, ये नहीं आएगा। नदम सही है, तरनदीप सही है, नहीं तनिष्का। आंसर अब चेंज होगा। तमीश सही है, नहीं समझ में आ रहा हो, एक एग्जांपल लो, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। गोपिका सही है, अक्षित सही है, तेजस नहीं, थोड़ा गलत है। ध्यान से देख, एक बार एनालाइज कर। गौतम सही है, नहीं विदुर ये नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले उससे समझना थोड़ा आसान होगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी आनी चाहिए। तो तुम्हारी सोच इस तरीके से काम करेगी, सबसे छोटा नंबर कौन है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा? सबसे छोटा नंबर बताओ पहले तो मुझे, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो, 4 ही तो होगा ना। 4 ही तो वो नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। जैसे मान लो तुमने 4 से छोटा नंबर ले लिया, 3.9 ले लिया, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3 होगा, वो तो काम का है नहीं। तो 4 वो सबसे छोटा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है। अगर तुम 4 से बड़ा नंबर लेते जाओगे, 4 से बड़ा नंबर करते जाओ, जितना बड़ा नंबर लोगे उतना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 4 से लेकर इंफिनिटी, और 4 पर आएगा क्लोज्ड। सोच के देखो एक बार, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा तो 4 पर क्लोज्ड है। 4 से बड़ा नंबर लेते जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और हमें 4 से बड़ी वैल्यू ही चाहिए, तो काम चल गया मेरा। सही बात है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर n से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ऑब्वियसली ओपन आएगा, लेकिन n पर आएगा क्लोज्ड। ये आंसर आएगा। थर्ड लिखो, इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। इसका आंसर बताओ सोच के, दिमाग लगाकर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n। वैसे तो ये रिजल्ट्स हैं, एक तरह से प्रॉपर्टीज कह लो, फॉर्मूले कह लो, कुछ भी याद भी करने पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे, लेकिन कोशिश कर लो, अगर खुद निकालोगे तो उसकी एक खुशी अलग सी होती है, और याद और लंबे टाइम तक रहेगा। नहीं नदम, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है ये, सोचो इसमें, दिमाग लगाओ। नहीं 5 तो कैसे आ सकता है आर्यन? इसको सोल्व करने की कोशिश करो। बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 8, इसका आंसर बताने की कोशिश करो, उसका अपने आप दिख जाएगा। तेजस सही है भाई, बिल्कुल सही है। तनिष नहीं, थोड़ा गलत है। तरनदीप नहीं, थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है, इसमें ध्यान दो, एक चीज छुपी हुई है इसमें। नहीं आयान, लेस देन इक्वल टू 8 नहीं। अनन्या 7 से छोटा नंबर लेंगे तब भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 से छोटा आ जाएगा ना। अब हम ये नहीं कह रहे कि 7 8 से छोटा मतलब 7 ही होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 7 भी हो सकता है, 6 5 4 3 2 -1 -2 -3 कितना भी हो सकता है ना। अगर मान लो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 9 ले लूं या -3 ले लूं, तो -3 8 से छोटा है, तो वो भी काम का है। तो सिर्फ 8 से जस्ट छोटे वाले की बात नहीं कर रहे, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की प्रॉपर्टी थी
कि हमें उससे जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए होता है। यहां पर वो नहीं कर रहे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स छोटा कितना भी आ सकता है, उन दोनों चीजों को रिलेट करने की कोशिश मत करो। सोच के देखो, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर n+1 तक, और n+1 पर ओपन होगा। सोचो, एक बार दिमाग लगाओ कैसे। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 8 से छोटा है, ये मेरी नंबर लाइन है, यहां पर 8 है, यहां पर 9 है, यहां पर 10 है, यहां पर 7, यहां पर माइनस इंफिनिटी। मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 8 से छोटी चाहिए, तो मैं छोटे नंबर से काम करना चालू करूंगा। मैं चलना चालू करूंगा माइनस इंफिनिटी से। मैंने माइनस इंफिनिटी से चलना चालू करा, मैं पहुंच गया 6 तक। 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 6 है। 6 8 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 7 तक पहुंचे तो 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 7 आएगा, वो भी 8 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आएगा, 8 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8 के बीच में भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 8 के बराबर, और इक्वल टू लिखा हुआ है तो वैलिड है। 8 तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊं तब भी क्या दिक्कत है? 8.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 है, वो भी 8 के इक्वल है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना। तो 8.2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 8.3, 8.4 कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब तक दिक्कत नहीं आएगी? जब तक मैं 9 तक ना पहुंच जाऊं। इसी वजह से मैंने 9 के ऊपर लगाया ओपन, क्योंकि 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा 9, जो कि इस कंडीशन को फेल कर देगा। लेकिन अगर तुम 9 से जस्ट छोटा नंबर भी लोगे, 8.99999, उसका भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 के बराबर है ना, और वो नंबर 8 के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अब हम माइनस इंफिनिटी से लेकर n+1 तक जा सकते हैं, लेकिन n+1 पर ओपन आएगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है बस। पल्ले पड़ा कुछ कुछ? मैंने माइनस, अच्छा सॉरी, मेरी गलती होगा। माइनस इंफिनिटी पर तो पाप ही है क्लोज लगाना। तो भाई आज के लिए इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेसिक से, सोल्व करके आना, या इसकी बाकी प्रॉपर्टी पढ़ने लिख लो, कोई बात नहीं, या कल ही कंटिन्यू करूंगी। छोड़ो, कल ही कंटिन्यू करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन कल करवाऊंगा। समझ में आ गया? नोट कर लिया तो क्लास लीव कर सकते हो, और नोट्स पढ़कर आना प्रॉपर। हर चीज एक एक चीज एनालाइज करके पढ़नी है घर पे जाके अब नोट्स, तभी दिमाग में बैठेगी। और माइनस इंफिनिटी पर ओपन कर लेना, वो मेरी गलती थी। और कुछ भी दिक्कत है ना तो एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लिया करो। एन वगैरह वो थोड़ा चलो अजीब सा काम हो जाता है, वेरिएबल में काम करना, लेकिन उससे ऑब्जर्व करना चीजें आसान हो जाता है काफी।